तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि सुधार। भूमि सुधार वैसे किस सूची से, किस सूची में है? तो राज्य सूची में है। ठीक है, भूमि सुधार किस सूची में है? किस में है? राज्य सूची में। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित विषय कौन सा है? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य विधानसभा को है। ठीक है, ना कि केंद्र। संविधान किसवीं अनुसूची में आती है? 9वीं अनुसूची में आती है। भूमि सुधार विधान के वैधानिक मान्यता का उद्देश्य शामिल है। वर्तमान में कितने प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था है? ठीक है, 49%। समय में 49 कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था का अधीन है। ठीक है, चकबंदी व्यवस्था में 49%। वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किस प्रांत में लागू की गई? तो अवध में। स्थायी बंदोबस्त कब आया? 1793 में। इसी को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है और बंगाल में शुरू किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की गई। उस समय बिहार और उड़ीसा के प्रांत के अंतर्गत ही आते थे, बंगाल के अंतर्गत। इस व्यवस्था को भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसे अवध में लागू नहीं किया गया था। इस व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के करीब 19% भाग में लागू किया गया था। तो इसमें क्या है? तो सीधा सिंपल सा है कि स्थायी बंदोबस्त या इसी को जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। तो कब चालू हुई? 1793। किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। ठीक है, कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में की। कहाँ नहीं की? अवध में नहीं की। ठीक है, बस सीधा सा। जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पे है? तो अभी यहाँ पे देख लिया है कि 19%। तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 19%। ठीक है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था? तो महलवाड़ी के लिए हॉल्ट मैकेंजी आया था। ठीक है, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देश की रैयतवाड़ी या स्थायी बंदोबस्त की सफलता के बाद, देखो स्थायी बंदोबस्त 1793 में रैयतवाड़ी, ठीक है, इसके सफलता हो गई थी, मतलब सफल नहीं हुई थी। तो इसके बाद महलवाड़ी प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, इसमें 1919 में हॉल्ट मैकेंजी लाया गया था। इसका प्रस्ताव 1800 द्वारा कानूनी रूप 1819 में लाया गया था ये। ठीक है, 1 मिनट दिखाई नहीं दे रहा। तो कब लाया गया? 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, और 1822 में इसे रेगुलेशन बना दिया गया। ठीक है, तमिलनाडु के बराह महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था? तो स्पेशल होगा। ठीक है, तमिलनाडु के बराह महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने वर्षों के लिए होती थी? 10 वर्षों के लिए होती थी। तो देख लेते हैं क्या है। 1792 में तमिलनाडु के बराह महल में अलेक्जेंडर रीड ने, किसने तमिलनाडु के में बराह महल में किसने शुरू की? अलेक्जेंडर रीड ने की थी। कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लागू की गई थी। ठीक है, 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में किसने की? थॉमस मुनरो ने की। ठीक है, और अलेक्जेंडर रीड ने। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की गई और 1820 में से कंपनी ने इसे कर्नाटक के अनेक क्षेत्र में लागू किया था। ठीक है, तो सीधा सीधा है कि 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी और थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने शुरू किया था बस रैयतवाड़ी। सीमांत जोत जो 1 हेक्टेयर से कम हो, ठीक है, तो सीमांत कहलाते हैं। 10 हेक्टेयर से ज़्यादा हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो बड़े जोत वाले कहा जाता है। ठीक है, सीमांत हो गया। ठीक है, लघु होते हैं 1 से 2 के बीच में, अर्ध लघु होते हैं 2 से 4 के बीच में, मध्य मतलब 4 से 10 के बीच में, और बृहद होते हैं 10 से ऊपर। ठीक है, भूमि सुधार से आशय होता है। भूमि सुधार से क्या आशय होता है? देखो ऊपर एक सभी भूमि संबंधों का नियोजन करना होता है, जोतों को सुव्यवस्थित पूर्वक, जोतों का पुनर्गठन, बिल्कुल सभी कुछ करना होता है। तो देख लेते हैं भूमि सुधार से आशय क्या है। भूमि सुधार से आशय होता है कि भूमि जोतों का स्वामित्व, पुनर्वितरण, भूमि का
इष्टतम प्रयोग दृष्टि के खेती किए जाते हैं तो का प्रकटन से होता है। महान अर्थशास्त्री प्रोफेसर गुन्नार मर्डल ने अनुसार भूमि सुधार व्यक्तिगत भूमि के संबंधों में नियोजन तथा संस्थागत प्रकटन है। कौन सा भूमि सुधार उद्धार के उद्देश्यों में शामिल है? उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आर्थिक असमानता को दूर करेगा। ठीक है, भूमि सुधार से काश्तकारों को शुरू करेगा, भूमि स्वामित्व प्रदान करेगा, तो सभी। ठीक है। काश्तकारी व्यवस्था में पट्टेदार किसानों के प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन से नहीं थे? तो पहले वो देख लेते हैं कौन से थे, तो पता चल जाएगा कौन से नहीं थे, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में पहले। ठीक है, काश्तकारी व्यवस्था क्या है? काश्तकार भूमि को मालिक नहीं होता है। काश्तकारी व्यवस्था में काश्तकार भूमि का मालिक नहीं होता, बल्कि जमीन काश्तकारी को पट्टे पर देता है। ठीक है, सामान्यतः पट्टेदार किसानों 3 वर्ग में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन? स्थाई पाया जाता है काश्तकार, इच्छाई काश्तकार और उप काश्तकार। तो इसमें स्थाई है और कौन सा है? उप काश्तकार है। और ठीक है, इसमें ऐच्छिक उपस्कार की स्थिति दयनीय होती थी, तो इसका क्या हुआ? आंसर बी। और इच्छाहीन काश्तकार। ठीक है, यह है इच्छाहीन काश्तकार। कौन सा? ये वाला इच्छाहीन। ठीक है, तो स्थायी हो गया, इच्छाहीन हो गया और उपकाश्तकार। तो ये स्थायी हो गया, इच्छाहीन हो गया और उपकाश्तकार सामान्य नहीं होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा दयनीय किसकी होती? उपकाश्तकारों की। ठीक है, स्वतंत्रता की पूर्व लगान नियमन किस आधार पर किया जाता था? तो देख लेते हैं किस आधार पर किया जाता, तो क्यों नहीं किया जाता था। देखो, स्वतंत्रता के पूर्व लगान के 2 आधार पर मांग अथवा संवरण आधार पर थी निम्न। 34 से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 1972 में नीति के तहत एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंध में कितनी भूमि निर्धारित की गई? तो 27 एकड़। कितनी की गई? 27 एकड़ की गई। 1972 के जो भूमि अधिनियम सीमा संबंधी कानून आया था 1972 में, इसमें निर्धारण किया गया कि एक परिवार को इकाई ना मानकर व्यक्ति को इकाई मान लिया गया। इसमें एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंध में 27 एकड़ तथा शुष्क भूमि में 54 एकड़ निर्धारित की। मतलब एक आदमी कितना एकड़ रख सकता है? 27 एकड़। और एक जो कि सिंचित हो और जो शुष्क हो, थोड़ी सिंचित ना हो, वो 54 एकड़ रख सकता है। ठीक है, 1972 के कानून में। भूदान आंदोलन कब चालू हुआ? 1951 में चालू हुआ। ठीक है, इसका आंसर, इसका स्वतंत्रता के पूर्व नियमन का आधार क्या था? सभी थे। ठीक है, इसका आंसर ये भी है, सभी। और ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे, भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? ये तो सभी को पता है कि 1951 में हुआ था, लेकिन पढ़ देते हैं। भूदान आंदोलन 1951 में कहाँ से शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, इसके कुछ समय पश्चात 1957 में ग्राम दान आंदोलन भी हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ? वो भी कहाँ पे हुआ? तेलंगाना में हुआ। कहाँ पे हुआ? तेलंगाना में। ग्राम दान आंदोलन तेलंगाना में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था कि भूस्वामी पट्टेदारों अपनी भूमि अधिकार को त्याग करने के लिए तैयार किया जाता था और सारी भूमि को समतापूर्ण वितरण किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया? वही तरह भूदान ग्राम दान। ठीक है, 1957 में ग्राम दान कहाँ से शुरू हुआ? अभी पढ़ा, तेलंगाना से शुरू हुआ। निम्न में से कारणों में भूदान की सफलता सीमित रही। तो क्यों सीमित रही? उपरोक्त सभी। आंदोलन का नेतृत्व में कमी। ठीक है, आंदोलन के समय पर ना होना, सही बात है। जुताई योग भूमि का वितरण ना होना, इसलिए। भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो नवीनीकरण किस योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1999। ठीक है, भूमि अभिलेखों के नवीनीकरण की योजना में क्या था? आधारित संरचना की कमी, प्रशासन पारदर्शिता का अभाव
और प्रशासनिक दक्षता का अभाव। भूमि उपायों के अथवा भूमि सुधारों की नीतियाँ किन कारणों से प्रभावकारी नहीं साबित हुई? तो मौखिक काश्तकारी का अधिक होना, क्योंकि बोल दिया हाँ हाँ ठीक है दे देंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, राजनीति भी नहीं चाहते थे क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी भूमि थी। ठीक है। प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता, जो अधिकारी वर्ग था वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसलिए ये थोड़ा सा फेल टाइप सी होगी थी। भूजोतों की चकबंदी का आशय होता है, क्या होता है? गांव के बिखरे खेतों को एक जगह बुलाना। ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो पढ़ लें थोड़ा सा इसको। ठीक है, पढ़ लेते हैं। भूजोतों के चकबंदी के अधिकारों का आशय यह है कि गांव के विभिन्न बखरे हुए खेतों के जगह के स्थान का मिलाना। ये खनन समस्या एक महत्वपूर्ण हल है। ठीक है। संपर्क माल, नाली, सामान्य आबादी, अनुसूचित जाति जनजाति, सार्वजनिक प्रयोजन, भूमि आरक्षित। ठीक है, वही चीज़ है। सर्वप्रथम बड़ोदरा में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1920 में चकबंदी अधिनियम सर्वप्रथम कहाँ पे? बड़ोदरा में किया गया था, गुजरात के। ठीक है। स्वतंत्रता में समय कितने प्रतिशत भूभाग जमींदारी व्यवस्था थी? तो भूभाग जमींदारी व्यवस्था कितनी थी? 57% थी उस समय पे, जब आज़ाद हुआ था। तो निम्न में से कौन से कारक चकबंदी प्रमुख के बाधक साबित हुए? तो देख लेते हैं कौन से साबित हुए। भारत की जो तो चकबंदी कार्य में कारक बाधक जो राज्यों के चकबंदी कानून का होना। कुछ तो राज्यों में पहले से चकबंदी कानून थे। ठीक है, जब भारत का लागू हुआ, राज्यों का कानून में केवल ऐच्छिक चकबंदी का होना। ठीक है, कि मतलब जिसे चाहिए वही चाहता है। ठीक है। राज्यों में चकबंदी के प्रति उदासीन दृष्टिकोण, मतलब ऐसे ही कि ठीक है हैं। कृषकों के पैतृक भूमि के प्रति मोह, जो कह के हमारी तो भैया पैतृक भूमि हम कैसे दे दें, समझ रहे? इन्हीं कारकों के कारण चकबंदी कार्य का आशानुकूल सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है, तो अब इसमें भी देख लेते हैं चकबंदी के कानून का होना, यही सब लिखा हुआ है इसमें भी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा कथन चकबंदी कार्य से सही नहीं है? चकबंदी कार्य से तकनीक का ज्ञान का अभाव, अधिकारी वर्ग के पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो सकता है। चकबंदी अधिकारी के चकबंदी के प्रति प्रयत्नशील रहना और भूस्वामी और कृषक संतुष्ट होना चकबंदी कार्य के संबंध में नहीं है। तो कौन सा नहीं है? डी, भूस्वामी और कृषक का संतुष्ट होना चकबंदी से नहीं हो रहे थे। ठीक है, भूस्वामी कृषक के बीच असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, चकबंदी की बना चक बनाना पट्टा, वे संतुष्ट नहीं थे। भूस्वामी भूमि के प्रति मोह था, जो नहीं चाहता था कि यह कार्य सफल हो, वही प्रशासनिक कार्य भू। तो इसमें 100% कंप्यूटराइज का लक्ष्य। ठीक है, कौन से भूमि में किया गया? तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए इसका आंसर। नहीं सॉरी, भारत के कर्नाटक और उड़ीसा ने किया है। ठीक है, 100% कंप्यूटराइज का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है कर्नाटक और उड़ीसा ने। ठीक है, और सब थोड़ा बहुत पूरे नहीं पहुंच पाए, 80-90 कहीं कुछ। ठीक है, लेकिन वो कर्नाटक और उड़ीसा पहुंच गए 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड को कंडोलेशन मैप्स, क्षेत्र का रिकॉर्ड, स्वामित्व और जमीन के मूल के मामले में प्रक्रिया को पूरा कर लिया है? तो त्रिपुरा ने कर लिया है। देखो, डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड। ठीक है, कैडेस्ट्रल मैप्स, क्षेत्र का रिकॉर्ड। ठीक है, से जोड़ने की प्रक्रिया पूरा कर लिया है। तो कहाँ पे कर लिया है? त्रिपुरा में कर लिया है। ठीक है, 2020 में, जुलाई 2020 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख अधिनियम कार्यक्रम के सेवात्म प्राथमाओं की एक पुस्तक जारी की गई,
तो क्या है इसमें, जो अभिलेख की आधुनिकरण किसने की, तमिलनाडु में। ठीक है। देश में कितने प्रतिशत गाँव के मानचित्र के वास्तविक समय का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो 21% गाँव। केंद्र सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई, तो अप्रैल 2020 में की गई। केंद्र सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना कब शुरू करी गई, 2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना। ठीक है, बता ही चुके हैं कि 2020 में शुरू हुई। ठीक है। इसमें क्या किया गया, प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया। ठीक है, भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है। तो इसके अंदर 5 विभाग आते हैं राजस्व विभाग के, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, ठीक है, निदेशक भूमि, अन्य आती है। ठीक है। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है। और राजस्व परिषद प्रशासनिक कार्य का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है, जबकि न्यायिक कार्यों का मुख्यालय भी प्रयागराज में है। ठीक है। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी करी गई है, 7 की गई। ठीक है। भूमि पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है, तो ऑब्वियसली राजस्व विभाग करेगा। ठीक है। शिक्षा विभाग थोड़ी करेगा, कॉमन सेंस इसमें तो है ना। चिकित्सा विभाग भी नहीं कर सकता। भू प्रबंधन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना। उत्तर प्रदेश में माल गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिषद। ठीक है। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 अभी देख चुके हम लोग। राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई, इलाहाबाद या प्रयागराज में की गई। ठीक है। और राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों के प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। और राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्यों की कितने हैं, न्यायिक सदस्य 7 हैं। ठीक है। न्यायिक सदस्यों की संख्या 7 है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। राजस्व परिषद प्रशासनिक न्यायिक कार्यों किस वर्ष पृथक कर दिया गया, तो अलग कब कर दिया गया, तो कब कर दिया गया, 1947 से 48, मतलब आज़ादी के समय पे। ठीक है। तो इसमें राजस्व परिषद के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है। और राजस्व परिषद कितने अनुभाग हैं, 19। ठीक है। तो अनुभाग की संख्या कितनी है राजस्व परिषद की, तो अभी पढ़ा 19 है। ठीक है। और वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद किस अनुभाग के अंतर्गत आता है, तो भाग 2 में आता है। किस में आता है, भाग 2 में आता है। वृक्षारोपण बंजर भूमि जो विकास करना है, तो किस अनुभाग में आता है, 2 में आता है। अनुभाग 5 में क्या आता है, अंतर प्रांतीय सीमा का विवादों का निपटारा करना आता है। ठीक है। और राजस्व परिषद के अनुभाग 8 में क्या आता है, चकबंदी। ठीक है, इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चकबंदी किस अनुभाग में आता है, तो 8 में आता है। अंतर प्रांतीय सीमा विवाद अभी पढ़ा 5 में। ठीक है। अंतर अनुभाग 5 में है। ठीक है। राजस्व अनुभाग 8 संबंधित निम्नलिखित में से किस से है, 8 अनुभाग 8 किससे है, तो चकबंदी से। चकबंदी से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चकबंदी से। कृषि विपदाओं के सूचना इकट्ठा करना राजस्व की किस भाग का अनुभाग का हिस्सा है, तो 10। राजस्व अधिकारी के तौर पर किसके शामिल किया जाता है, तो सभी हैं। ठीक है, तीनों। भूमि हक सीमांतर बंटवारे के संबंध में किसकी किया जाता है, तो SDM की। भू अभिलेखों के रख रखाव उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर होता है, तो
डीएमके, ठीक है, किसके होता है, डीएमके। राजा टोडरमल भूलेख पर्यवेक्षण कहाँ पे शुरू की गई थी, तो हरदोई में शुरू की गई थी। संस्थान कहाँ पर है, तो हरदोई में है। राजा टोडरमल भू प्रशिक्षण सर्वेक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है, ठीक है। इसे प्रशिक्षित करने का उद्देश्य से यह संस्थान किया गया था, ठीक है। भू निम्न में से कौन से विवादों को निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है, तो कौन से किया जाता है, सभी, ठीक है। मेड़बंदी, भूमि की नीलामी, भूमि का मालिकाना हक, सभी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कितने न्यायालय हैं राजस्व न्यायालय, 2033 राजस्व न्यायालय हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये जितनी भी भूमि से संबंधित विवाद हैं सबका निपटारा करते हैं। तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी कौन होता है, तो तहसीलदार होता है, तहसील अधिकारी, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राजस्व हैं, राजस्व न्यायालय अभी पढ़ा 2333, ठीक है। राजस्व न्यायालय की सबसे निचली अदालत कौन सी होती है, तो न्यायिक तहसीलदार की, ठीक है। गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है, तो ये लेखपाल रखेगा, ऑब्वियस सी बात है, गांव के स्तर पर। उत्तराधिकारी की भूमि हस्तांतरण किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया जाता है या किया होता है, तो इनमें से कोई नहीं। लेखपाल द्वारा खरीद पड़ताल किस तिथि का प्रारंभ करता है, ये इम्पोर्टेंट है, तो 10 अगस्त को शुरू करेगा, ठीक है, खरीद पड़ताल। खरीफ फसलों की बुवाई कब होती है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। खरीफ जुलाई और अगस्त में होती है, ठीक है। दूसरी रबी होती है, तीसरी पड़ताल जायद होती है, ठीक है। पटवारी पद का सृजन किसके समय पे हुआ था, शेरशाह के समय पे हुआ था। अब लेखपाल भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो पटवारी का नाम कब लेखपाल हो गया, जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, बस, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेख, तो चौधरी चरण सिंह, अभी पढ़ चुके। भू कृषि रिकॉर्ड कौन सा है, गिरदावरी है, गिरदावरी, ठीक है, गिरदावरी है, ये आ भी चुका है राजस्व लेखपाल 2015 में, ठीक है। भू के समस्त में रिकॉर्ड सामान्यतः लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है और वसूली करने पर कर्मचारी अमीन कहलाता है, ठीक है। अमीन कौन होता है, देख लेते हैं। अमीन कर्मचारी होता है जो भू राशि की वसूली करता है, वह लेखपाल के साथ राजस्व संग्रहित करता है, खसरा पटौनी ये लेखपाल द्वारा किया जाता है। तब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, भू राजस्व की वसूली कौन करता है, तो अमीन, अभी देखा अपन ने, ठीक है। खसरा खतौनी कौन तैयार करता है, तो ऑब्वियसली कौन करेगा, पटवारी या फिर लेखपाल, ठीक है। और खसरा किसका उल्लेख नहीं किया जाता, तो खसरे में उल्लेख ऊर्जा का काय को करेंगे, ठीक है। तो फसलों का होगा विवरण, खेतों का क्षेत्रफल, सिंचाई का स्रोत, ये सब होंगे। चलो इसके बारे में लेकिन पढ़ लेते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। खसरा खेतों का क्षेत्रफल है, जोतों का, जोत के मालिक का नाम, सिंचाई का स्रोत, बोआई जाने वाली फसलों का व्यापक विवरण रहता है। खसरा लेखपाल द्वारा 20 अप्रैल तक पूर्ण किया जाता है। खसरा गांव के प्रमुख रजिस्टर होता है, ठीक है। प्रत्येक गांव में एक अलग अलग रजिस्टर बनाया जाता है, इसके ऊर्जा स्रोत का उल्लेख नहीं होता। गांव के नक्शे को गांव में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सजरा कहा जाता है। सजा मतलब सजा के रखना, मतलब ऐसे समझ लो, ट्रिक से याद रहेगा, ठीक। कपड़े का होता है लेकिन ये, ठीक है। और खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं, तो 13 कॉलम होते हैं,
कितने कॉलम होते हैं खतौनी में? कुल 13 कॉलम होते हैं। 15 नवंबर के पूर्व तैयार कर लिया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश की भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो ऑब्वियसली लेखपाल ही द्वारा किया जाता था, इसमें क्या है, अभी भी किया जाता है। भूमि का क्रय विक्रय के पश्चात भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया संपन्न करवाता है, तो कौन कराएगा? लेखपाल कराएगा। ठीक है। जमाबंदी का क्या तात्पर्य है? भूमि अधिकारियों का प्रलेख। ठीक है, विवरण रहता है जमाबंदी में भूमि का। ठीक है, रजिस्टर होता है उसमें विवरण रहता है, भू मालिकों का नाम, भूमि का क्षेत्र कितना, किसका क्या है, तो सब कुछ रहेगा। इसको जमाबंदी कहा जाता है। जमाबंदी तैयार की जाती है तो कितने 2 प्रतियों में की जाती है, एक सरकार के पास रहती है, एक लेखपाल के पास रखी होती है। उत्तर प्रदेश की चकबंदी योजना तो 1954 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1954 में शुरू हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की चकबंदी योजना वर्ष 1954 में प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में यह मुजफ्फरनगर की करौना तहसील या सुल्तानपुर। ठीक है, 1954 में चकबंदी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। चंपक की अहमद के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों को अनेक घटकों को विभाजित किया गया। ठीक है, जिसमें कम से कम 5 या अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। प्रत्येक घटक के चकबंदी समिति अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो 11 सदस्य होते हैं। और ऐच्छिक चकबंदी के प्रथम प्रयास सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया? तो पंजाब में। जो ऐच्छिक थी मतलब खुद से चकबंद कराना, तो प्रथम प्रयास किस में किया गया? तो पंजाब में किया गया था, 1921 में किया गया था। ठीक है। शाहजहानी जरीब कुल कितने फुट की होती थी? तो 165 फुट की होती थी। कितने फुट की होती थी? 165 फुट की होती थी। 165 फुट की होती थी। गंटर जरीब तो 64 फुट की होती थी। ठीक है, ब्रिटिश काल द्वारा इसका प्रयोग अधिक होता था। ठीक है, गंटर जरीब का वर्तमान में भी इसका अधिक इस्तेमाल होता है। किसी खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? तो जरीब। ठीक है, जरीब क्या है? एक चेन है। ठीक है, ऐसे 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 चेन बनी रहती है। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये है जरीब, एक चेन होती है। किसी खेत में मापन में जरीब इसके माध्यम किसी सार्थक मापन माना जाता है। जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 55 गज होती है। ठीक है, 55 गज होती है। 1 एकड़ में वर्ग कितने के बराबर होता है? तो 1 एकड़ में 30-25 नहीं सॉरी 1 एकड़ में 1 एकड़ में कितने होते हैं? 48-40 होते हैं वर्ग गज। 1 एकड़ में 48-40 वर्ग गज होते हैं। 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं? 1.6 बीघा होते हैं। और 1 बीघा में कितने वर्ग गज होता है? जो बीघा का बता दिया था मैंने। ठीक है, 30-25। और 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं? तो करीब करीब 4 बीघा होते हैं, 3.95। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। और 1 एकड़ में बीघा मतलब 1.5 बीघा से ज़्यादा, 1.6 बीघा। और 1 बीघा में कितने वर्ग गज होता है? तो 30-25। और 1 हेक्टेयर में करीब करीब 4 बीघा होता है, मतलब 3.95। ठीक है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो करीब करीब इतना होता है, इतना देखते हैं आंसर, इतना 2.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। ठीक है, इसमें भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 1 हेक्टेयर 3.95 बीघा के बराबर होता है। 1 एकड़ 1.6 बीघा के बराबर। और 1 बीघा 3025 वर्ग गज के बराबर। 1 बिस्वा 1 बीघा का क्या अनुपात है? तो 1/20 होना चाहिए। हाँ, 1 बिस्वा मतलब 20। ठीक है, 1 बिस्वा तो 1/20 होता है। तो 20 बिस्वा के बराबर 1 बीघा होता है। ठीक है, 20 बिस्वा के बराबर
1 बीघा होता है। इन प्रदेशों में धरातल पे माप में कौन सा सही है? तो 20 बिस्वा 1 बीघा होता है, बिल्कुल सही है। नहीं है, मतलब इसमें क्या है, नहीं। तो 20 बिस्वा 1 होता है, 1 बीघा में इतने इतने वर्ग होते हैं, 55 × 55 वर्ग गज, सही है। 20 कचवांसी बराबर 1 विश्वांसी होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन 20 विश्वांसी बराबर 10 विश्वा नहीं होता है, ठीक है। जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मीड़ को क्या कहते हैं, कहा जाता है? तो दाखिली मोड़ कहते हैं। जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मेड़ को दाखिली मोड़ कहा जाता है। यह कोना खेत के 3 मेड़ों आपस में मिलती हैं, ठीक है। वह कोना जहाँ खेत की 3 मेड़ें आपस में मिलती हैं, तो क्या कहा जाएगा उन्हें? सेह मेड़ा, मतलब साथ में सेह मेड़ा, ठीक है। यहाँ पे देख लें, जरीबी लाइन की ओर जाने वाली, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं सही से। इसमें दिया है जरीबी लाइन में जाने वाली मेड़ को दाखिला मोड़ कहते हैं, ठीक है। और कोना जहाँ खेत की 3 मेड़ें आपस में मिलती हैं, उसे सह मेड़ा कहते हैं। और जहाँ पे 4 मेड़ें मिलती हैं, उसे चौमेड़ा, मतलब चौमेड़ा। समझ में आया? धरातल में मापी गई क्षैतिज दूरियाँ कोणों कोणों और ऊंचाइयों को मानचित्र प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो सर्वेक्षण कला कहते हैं, ठीक है, जिसमें सब कुछ हो। किसी भी दी गई निर्देश दिशा को यामोत्तर किसी रेखा तथा क्षैतिज कोण कहलाता है, तो दिक्मान कोण कहलाता है, ठीक है। पश्चिमी कपास सर्वेक्षण का दिक्मान विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर किसी क्षेत्र में विवरण प्लान अंकित किया जाता है। ये निम्न में से किस यंत्र की सहायता से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोण को सही मापन किया जाता है? तो थियोडोलाइट कहा जाता है। ये मानचित्र के विवर्धन लघुकरण किस यंत्र द्वारा होता है? तो पेंटोग्राफ के द्वारा होता है, मानचित्र का विवर्धन लघुकरण, ठीक है। भूमि का उपयोग एक एवज किसानों को वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? तो लगान, दुगना लगान देना पड़ेगा, एक तरीके से, ठीक है। बस ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व काश्तकारों का किराया सकल उत्पादन का कितना प्रतिशत था? तो 35 से 75%, इतना ज़्यादा लिया जाता था काश्तकारों से, ठीक है। तो ओके, तो ग्रामीण क्षेत्रों हेतु किन मुद्दों पे ध्यान केंद्रित है? तो कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्था, सभी पे करी जाएगी, ठीक है। जितना भी गांव के अच्छे के लिए होता है, सभी पे ध्यान देना चाहिए। अभी और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, किंतु कृषि नहीं। ये किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। सब कुछ कर सकता है इंतजार, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्या? कृषि। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसलिए पहली योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। वर्तमान समय में रोजगार कितना देती है कृषि? तो वर्तमान समय में रोजगार कृषि, एक सेकंड, कितना योगदान देती है? तो 57% देती है। कितनी देती है? 57% देती है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है? तो ये सभी हैं, रेशम, सूती, सब जो भी कृषि आधारित होते हैं, जो उद्योग कृषि आधारित, जो कृषि से सामान अपना मंगाते हैं, ठीक है, वो कृषि आधारित होंगे। निम्नलिखित में से कृषि और उसमें संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 36.8%, ठीक है। भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है सीमित लोगों की भूमिका, नहीं होती, बहुत लोगों की भूमिका है, ठीक है। निम्न उत्पादकता, ये तो सही है। अल्प और छिपी बेरोजगारी नहीं पाई जाती है यहाँ पे, अनुसूचित पाई जाती है, बिल्कुल सही। कृषि कृषि के निम्न उत्पादन का सामान्य कारण क्या है? तो ये सभी हैं, देखो, अपर्याप्त वित्त और विपणन सेवाएं, निरुत्साहजनक ग्रामीण वातावरण, किसी क्षेत्र में अधिकांश लोगों को जुड़ा होना, ठीक है। कृषि के निम्न उत्पादन की तकनीकी कारण नहीं है।
तो क्या नहीं है तकनीकी कारण? पर्याप्त वित्त और विपणन, मतलब अगर मिल जाएगा वित्त तो काय के लिए तकनीक के पीछे रहेगा। तो अपर्याप्त सच्चाई है, तकनीकी का पिछड़ापन है, तो ये सब है। जोतों का आकार कितना हेक्टेयर है? तो 1.6, हाँ 1.6 है, ठीक है 1.6। भारतीय में प्रति व्यक्ति जोतों का आकार प्रति व्यक्ति केवल 1.6 है, ठीक है, ये विश्व में बहुत कम है। पारिवारिक विवादों के कारण भाइयों के मध्य भूखंड के निरंतर विभाजित हो जाता है, इसलिए भारत में जोतों का आकार छोटे होने के पीछे इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है, पारिवारिक कारण है ज़्यादा मेन। भारत में जोतों का आकार छोटा होने का मुख्य कारण है पारिवारिक, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व कितने प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है? तो 19%। तो भारत की कितनी प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है? तो कितना है? 36% सिंचित है। तो 2015 में एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आगत है? तो सभी है, ठीक है। उन्नत बीज के विकसित हेतु 1963 में एक क्या किया गया? राष्ट्रीय बीज निगम का गठन किया गया, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय बीज निगमन की स्थापना कब की गई? तो अभी पढ़ रहा ऊपर से, कब की गई? 1963 में की गई, ठीक है, राष्ट्रीय बीज निगमन की। प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई? तो खरीफ मौसम में। तो पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो प्रायोगिक बीज फसल योजना किस मौसम में शुरू हुई? खरीफ मौसम में के साथ। खरीफ मौसम के दौरान चावल कौन होता है? मूंगफली होता है। मूंग की फसलों की बुवाई की जाती है। इन फसलों की बुवाई जुलाई और अगस्त में होती है, ठीक है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बनारस में है। हम्म बृहद सिंचाई योजनाएं 10,000 हेक्टेयर से अधिक। हम्म वर्तमान में समूची सिंचाई की क्षमता कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 89.4। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो सतही सिंचाई के अंतर्गत आता है, ठीक है, 90%। सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी सिंचाई क्षेत्र किसके अंदर आता है? सतही सिंचाई, ठीक है। सतही क्षेत्र का तात्पर्य क्या है? कि मतलब भूजल द्वारा किए जाना, ट्यूबवेल लगा लिए, ठीक है, नील का तालाब में सबसे अधिक होती है, ठीक है। ठीक है, बहुप्रचलित सिंचाई कौन सी है? तो ट्यूबवेल है। सिंचाई का जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो ड्रिप प्रणाली सबसे बढ़िया मानी जाती है, ठीक है। इसमें 75%, ये इसराइल में सबसे शुरू पहले की गई थी, ठीक है। इसराइल में की गई थी और 75% जल बच रहा था, ठीक है, इसलिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। और NPK, तो NPK में क्या है? ये होगा 4:2, नहीं सॉरी 4:1। देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो किस मात्रा में होना चाहिए? 4:1 में होना चाहिए बस। भारत में चयनात्मक आंशिक यांत्रिकरण शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। किस में हुई? 5वीं पंचवर्षीय योजना। एक थ्रेसर द्वारा दोनों से अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, ठीक है। कृषि कृषि यांत्रिकरण का लाभ नहीं है, तो क्या नहीं है? उत्पादन लागत में वृद्धि तो हो जाती है, ये कोई फायदे वाली चीज़ थोड़ी है। श्रम और पशुपालन की बचत हो जाती है, ठीक है। उत्पादकता की वृद्धि, रोजगार के अवसरों में विस्तार हो जाता है, ठीक है। लेकिन रोजगार तो खप भी तो जाते हैं काफ़ी, ठीक है।
लेकिन यही मानेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई। कब हुई? 1975 में हुई, 2 अक्टूबर 1975 को की गई। हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में क्या सुधार आया? तो सभी आए। व्यावसायिक कृषि होने लगी, खाद्य पदार्थ आत्मनिर्भरता होने लगी, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता होने लगी। ठीक है। देश के प्रति भूभाग में सिंचित भूमि, बहुफसलीय कार्यक्रम लागू हुआ। तो इसमें कितना? 71%। ठीक है। निम्न में से कौन आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? तो बैलों का हल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। देश में स्थापित कृषि औद्योगिक नीति में मुख्य कार्य है भूमि संरक्षण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है पशु चारण को बढ़ावा देना। ठीक है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय तो कहाँ पे? पंतनगर में है। ठीक है, उत्तराखंड में। कब खोला गया? उत्तराखंड में देश का प्रथम कृषि पंतनगर 1960 में खोला गया था। ठीक है। अभी कितने हैं? 8 विश्वविद्यालय हैं भारत में। राज्य कृषि विद्यालय मणिपुर और इम्फाल का प्रथम केंद्रीय विद्यालय कृषि विद्यालय खोला गया है। देश का कृषि भारतीय कर दिया। ठीक है। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की बात हो रही है। विश्वविद्यालय होता तो पंतनगर हो जाता, केंद्र पुदुचेरी में है विज्ञान केंद्र। ठीक है। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया है? पुदुचेरी में खोला गया, 1974 में खोला गया था। ठीक है। इसके कुल 500 खोले गए हैं। और किस समिति के आधार पर खोला गया है? मतलब रिकमेंडेशन की डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति के आधार पर सिफारिश की। कृषि एवं उद्योग के अर्धगामी संबंध आशय होता है। तो बी, कृषि द्वारा उद्योगों का आगत उपलब्ध कराना। ठीक है। निम्न में से हरित क्रांति का उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है। क्या नहीं है? श्रम का विस्थापन की समस्या, ये तो है। होनी चाहिए पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा देना, सही है, लेकिन ये समस्या नहीं है। उत्पादन और उत्पादकता वृद्धि, ये भी है। विशेष फसलों तक सीमित होना, ये है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो कि प्रमुख समस्या नहीं है। क्या नहीं है समस्या? तो उत्पादन में उत्पादकता की वृद्धि समस्या थोड़ी होगी, फायदा ही होगा, बस यही गलत है। और इसका आंसर यही सही है। हरित क्रांति के पश्चात श्रम विस्थापन हुआ तो कहाँ पे हुआ? गांव की से नगर की ओर हुआ, ऑब्वियसली बात है कि लोगों के पास पैसा आया तो आदमी ने मजदूरी मांगने तो गांव से आए। हरित क्रांति के कौन सा राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो गया? तो पंजाब हो गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संस्थागत सुधारों में प्रमुख घटक कौन से है? भूधारण की व्यवस्था। ठीक है। हरित क्रांति के लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों पे हुआ? तो गेहूं और चावल। ठीक है। कब शुरू हुई ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ये अच्छा है। 1970 के दशक में प्रारंभ हुई और 1966 में हुई। ठीक है। भारत में रजत क्रांति संबंधित है अंडा और चिकन उत्पादन से। बिल्कुल, ये बहुत ही सिक्की की क्रांति है, देख लो। तो रजत क्रांति अंडा और चिकन उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से, और लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन से। ठीक है। पीत क्रांति तभी पर देख चुके, तिलहन क्रांति तिलहन उत्पादन से है। ठीक है। पीली क्रांति पीत क्रांति तिलहन उत्पादन से है। ठीक है। और श्वेत दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। इन दोनों क्रांति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादक दर कितना है? तो सी 4%। केसरीय क्रांति तो ऊर्जा से है। ठीक है। ये तो मैं थोड़ा सा नया दिखा हुआ। केसरीय क्रांति किससे? ऊर्जा से। क्षेत्र में किसने शुरुआत करी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और निर्यात क्षेत्रों में कुल संख्या कितनी है? तो 46 है। कितनी है? 46 है। और कृषि निर्यात 2018 के अंतर्गत कब तक कृषि निर्यात को 60 अरब कर देना है से अधिक करना है? तो 2022 तक करना था। ठीक है, दुगना करना था। बीज मसाला निर्यात क्षेत्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है बीज मसाला निर्यात क्षेत्र? मध्य प्रदेश में। सिंचाई जल के माध्यम से उर्वरक का उपयोग तकनीक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन कहलाता है। ठीक है। सहकारी खेती किस तरह का संबंधन है? तो ए और बी, जोत, उप विभाजन, विखंडन। ठीक है। सहकारी समिति, सहकारी समिति का घटक किसान है, एक घटक। निम्नलिखित में से कौन सहकारी खेती का प्रयोग प्रकार नहीं है? तो व्यक्तिगत खेती, ठीक है, नहीं है। काश्तकारी है, संयुक्त खेती और बेहतर खेती। सहकारी समिति कौन सा सुविधाएं प्रदान करती है? तो ऋण, बीज, खाद। सहकारी खेती संबंधित कार्य के केंद्रीय सरकार द्वारा कब तक चलाया जाता है? तो बी 1969। सहकारी साख अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष पारित किया गया? 1904 में। ठीक है। किस सहकारी केंद्रीय सूची हटाकर प्रांतीय सूची में शामिल किया गया? तो 1919 में। अनुबंधन कृषि वर्तमान देश के किस राज्य में विशेष रूप से प्रचलित है? अनुबंधन, ठीक है। तो अनुबंधन किस में है? पंजाब और तमिलनाडु में। ठीक है, पंजाब और तमिलनाडु में। ठीक है, और चाय की वजह से। त्वरित चारा विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? त्वरित चारा विकास कार्यक्रम 2011-12 में शुरू किया गया। ठीक है, चारा विकास कार्यक्रम। इसमें क्या है? 2011-12 में शुरू किया गया। किसानों को लाभ देने के लिए, चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन 50 शुरू किया गया और 100 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसमें पूरक प्रोटीन राष्ट्रीय मिशन कब शुरू किया गया? 2011-12 में किया गया। ठीक है, पूरक प्रोटीन राष्ट्रीय फंड किया गया। ठीक है, इसमें क्या है? मुर्गी फार्म, बकरी मछली पालन करना, 500 करोड़ रुपये प्रावधान। 1960-61 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के शुरू किया गया? तो अलीगढ़ में। सूखे में संभावना वाले क्षेत्रों को सूखा आंशिक क्षेत्र कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष शुरू किया गया? 1973। भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता विपणन संघ नेफेड का कार्य क्या है? ये सब है। ठीक है, विपणन करना, प्रबंधन करना, कृषि से मतलब कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये सब करना। भूमि विकास कार्यक्रम 1979 से 90 50% का अनुपात होता है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का मिशन उद्देश्य किस फसल का उत्पादन को बढ़ावा देना? चावल, गेहूं, दाल। नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह क्या है? बैंक। तो मूल स्थिरीकरण कोष का गठन किस वर्ष किया जाता है? तो 2003 में किया गया। ठीक है, मूल स्थिरीकरण का कोष कब किया गया? शुरुआत इसकी 2003 में की गई। चाय, कहवा महत्वपूर्ण फसलों के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2004 में किया गया। जो किसान से संबंधित चीज़ें हैं वही। फिर इसके अध्यक्ष एस स्वामीनाथन। मिश्रित खेती जहाँ पर कृषि और पशुपालन दोनों हो। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, वर्गीस कुरियन ने शुरुआत की थी श्वेत क्रांति की, जिसमें दुग्ध की बहुत तेज़ी से। ठीक है, वर्गीस कुरियन ने उनको मिल्क मैन से नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वर्गीस कुरियन। भैंस की प्रजाति नहीं है, तो देखते हैं कौन सी नहीं है। एक सेकंड, कौन सी नहीं है?
तो भदवारी है, मुर्रा है और नीली रावी है, गद्दी नहीं है। ठीक है, कौन कौन सी होती देख लेते हैं। और भैंस की प्रजाति भदवारी, मुर्रा, नीली रावी भैंस की प्रजाति कहा जाए, जबकि गद्दी जनजाति समुदाय मतलब इंसान की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन सा एक भेड़ की प्रजाति है? तो एक बीकानेरी प्रजाति है। ठीक है, भेड़ की प्रजाति एक बीकानेरी प्रजाति, रास्ते के बहुत पंक्तियाँ पाई जाती है। ठीक है, जमुनापरी बकरी की प्रजाति है। ठीक है, बीकानेरी भेड़ के अधिक मात्रा में ऊन। नीली क्रांति के अंतर्गत निम्न में से किन कार्यों पर बल दिया गया? ठीक है, सहकारिता एवं विपणन का बढ़ावा, मत्स्य कृषि का बढ़ावा और तकनीकी विकास करना। भारत के कुल जनसंख्या के कितनी प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं? तो 16.5 लोग रहते हैं। ठीक है, प्रतिशत लोग। और 78% उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 22.3 शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या के गाँव में कितना? 78% अभी बता चुके। व्यवसाय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? तो कृषि। आयुक्त ग्राम विकास पद किस वर्ष से सृजित किया जाता है? तो 1985 में। ठीक है, विकास खंडों मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या कहलाता है? तो विकास खंड अधिकारी। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास योजना संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है? दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के राज्य मार्ग भू नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1956 में आया था, नहीं 1945 में आया था। ठीक है, राज्य मार्ग भू नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1945 में पारित किया गया था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ठीक है, कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। पहला कौन सा है? राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33 है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। ठीक है, कितने मंडल हैं यही देख लेते हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। ठीक है, ये सब है। ठीक है, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़। ठीक है, सब पढ़ लेगा। 75 उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? ठीक है, 18। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या तो 404। ठीक है, ठीक है। राज्यसभा कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 31। ठीक है, और लोकसभा में 80। देख लो, राज्यसभा में कितनी है? 31 हैं। ठीक है, और लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में है 80 सीटें। और विधान परिषद में तो 100, और विधानसभा में कितनी है? 403, और एक मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं? तो चीनी मिलें सबसे अधिक हैं। राज्य की पहली चीनी मिल कहाँ पे की गई थी? 1903 में प्रतापपुर देवरिया में। ठीक है, वर्तमान में कितनी चीनी मिल हैं? 33 हैं, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सूती वस्त्र उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला तो होगा नहीं, इतना तो श्योर है। तो कौन सा स्थान है? लेकिन तीसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? तीसरा। सूती वस्त्र में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? तीसरा। सबसे ज़्यादा मिलें कहाँ पर हैं? कानपुर में है सूती वस्त्र की, और उसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का चिकन मतलब कढ़ाई, ठीक है, वो वाला चिकन है। रामपुर की जरादारी विश्वविख्यात है। ठीक है, राज्य में ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ पर? कानपुर में ही मिलेंगे।
जो लाल में मिली है मिल उसको सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। लाल मार्ग किसके लिए है? ऊनी के लिए है, ठीक है, ऊनी वस्त्र उद्योग के। कहाँ पर है? कानपुर में है, ठीक है, लाल ही मिली। उत्तर प्रदेश के हिंडाल्को संयंत्र, उत्तर प्रदेश के हिंडाल्को संयंत्र कहाँ पे है? रेणुकूट में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के हिंडाल्को संयंत्र सोनभद्र के रेणुकूट में है, इनका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चमड़े वस्तुओं का कैसे किया जाता है? आगरा और कानपुर में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के चर्क और डल्ला क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए। किस मंडल का विश्व उत्कृष्ट कालीन है? तो मिर्ज़ापुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कालीन कहाँ का फेमस है? मिर्ज़ापुर का। चिकन कहाँ की है? फेमस है लखनऊ की, ठीक है। रामपुर का जरदोजी, ठीक है। और सूती वस्त्र उद्योग बताई चुके कानपुर है। उत्तर का मंचेस्टर स्ट्रीट भी कहा जाता है उत्तर भारत का। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में किसके पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात होता है? मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर है? तो मुगल सराय में है। कहाँ पर है? मुगल सराय में है, मुगल सराय क्षेत्र में, ठीक है, रेल संयंत्र क्षेत्र। अब इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्र हो गया, मुगल सराय का नाम, ठीक है। भारत का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन भी है, वाराणसी जिले के अंतर्गत आता है ये। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड तो 1958 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कारीगरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति कब आई? 2020 में आई, ठीक है। उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति के तहत किसे सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब किया गया? इंक्यूबेशन हब लखनऊ, ठीक है, इंक्यूबेशन हब लखनऊ। दो 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो लखनऊ है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? लखनऊ है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला गाजियाबाद है, ठीक है। और भारत की जनगणना में उत्तर प्रदेश प्रति वर्ग कितना है? तो प्रति वर्ग 829, मतलब जैसे ये प्रति वर्ग हो गया, इसमें कितने लोग रहते हैं, ठीक है, तो 829 रहते हैं। और भारत में घनत्व कितना है? जनघनत्व तो 382 है। और उत्तर प्रदेश का 829 है, ठीक है। ये तो इसी में भी यही होता है, कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की किस जिले में पुरुषों की से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? महिलाएं ज़्यादा हैं कुल मिला के। कहाँ पर हैं? तो जौनपुर में, ठीक है। 1024। फिर आजमगढ़ में है, 2 याद रखो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 था, अब 2 बढ़ गया है लिंगानुपात, तो कितना हो गया है? तो 912 हो गया है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? बताया था, अनुसूचित जाति की बात हो रही ना, तो इसमें है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और प्रतिशतता के आधार पर तो प्रतिशतता के आधार पर कहाँ पे है? पंजाब में है, ठीक है। और चौथा स्थान है वैसे प्रतिशतता के आधार पर। वैसे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है जनसंख्या? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति और जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सीतापुर। कौन है? सीतापुर है, सीतापुर
सीतापुर है, ठीक है, सीतापुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला कहाँ पाई जाती है? सीतापुर में पाई जाती है। और राज्य का सबसे कम कहाँ पाई जाती है अनुसूचित जाति? तो बागपत में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा सीतापुर में और बागपत में सबसे कम पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात कितना हो गया है? अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात तो 907 है, ठीक है। वैसे ओवरऑल 912 है, लेकिन अनुसूचित जातियों का 907 है। किस विद्वान ने जनजाति समुदाय को पहाड़ी जनजाति की संज्ञा दी? ठीक है, जनजाति के समुदाय को पहाड़ी जनजाति की समुदाय दी, तो ग्रेसन ने, ठीक है। तो जो समाजशास्त्री जनजातीय समुदाय को पहाड़ी जनजाति की संज्ञा दी, जिन्होंने पिछड़ा हिंदू तथा अल्विन, रिजलिन, लेसी जैसे आदिवासी समूह माना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या रहती है? तो 3। ये कौन सा है? 12, ठीक है। कितनी रहती है? 12, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति कुल संख्या कितनी है? 12 है। 2003 के पूर्व राज्य जनजाति की कुल संख्या 2 थी। 2003 के बाद 10 अन्य समुदायों को श्रेणी में शामिल किया गया, ठीक है। इसको शामिल है किया गया 10 को। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के जनजातीय समूह का हिस्सा 4.6 सोनभद्र जिले में जनजातीय समुदाय की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। 9 कुल जनसंख्या द्वारा आधार पर राज्य की सबसे बड़ी जनसंख्या थारू है। तो सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय कौन सा है? थारू है राज्य में, जो राज्य के तराई क्षेत्रों में रहता है, ठीक है। थारू कौन है? मंगोलाइट प्रजाति के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। थारू जाड़ नामक मदिरा पीते हैं, निर्माण चावल खाते हैं, ठीक है, सेवन करते हैं, ठीक, परंपरा का दूध में सेवन करते हैं। और 2000 जनगणना उत्तर प्रदेश निवास करने वाली जनजातीय समुदाय की जनसंख्या तो कितनी है? तो 0.06 है। उत्तर प्रदेश में किस जिला अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो बताया था अभी, सोनभद्र, नहीं वो तो बताया था जनजाति में अनुसूचित जाति की बात है। SC, ये क्या है? ST, ठीक है। SC में सबसे ज़्यादा सीतापुर, सबसे कम बागपत, और ST में सबसे ज़्यादा सोनभद्र। राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? थारू, ठीक है। अभी पढ़ा अपन में थारू है, ठीक है। और थारू जनजाति किस प्रजाति के लक्षण दिखाई देते हैं? तो मैंगोलाइट के दिखाए जाते हैं, ठीक है। थारू जाड़ नामक मदिरा पीती है, वो किससे बनती है? तो चावल से बनती है। किस विद्वान ने बुक्सा जनजाति को राजपूतों का वंशज माना है? तो किसने माना है? विलियम कुर्क ने माना है, ठीक है। किस जनजाति ने उल्लेख महाभारत से भी मिलता है? तो माहीगीर में मिलता है, ठीक है। ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो निजामाबाद, नजीबाबाद क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, ठीक है। अभी इन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, ठीक है। वन रावत राज्य में की सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति, सीधी बात है, वन रावत, ठीक है। अभी पढ़ा अपन ने, वन रावत होता है।